नमस्कार साथियों, मैं पीयूष त्रिवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल जियोपॉल आईएएस पे। साथियों, विज्ञान की श्रृंखला में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है अंतःस्रावी विज्ञान। देखिए, सबसे पहले बात अगर हम करें इसमें क्या हम लोग स्टडी करते हैं, एक्चुअली बात ये है। देखिए, इस शाखा में स्रावी ग्रंथियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, करते हैं। ठीक है, अब समझिएगा कि किसको कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। उससे पहले ये जान लें हम ग्रंथि किसे कहते हैं। क्या हमने कहा? ग्रंथि किसे कहते हैं। ठीक है, देखो, शरीर में कोई भी कोशिका हो या कोशिकाओं का कोई समूह या कोई निश्चित अंग अगर किसी रसायन का उत्पादन करता है तो ऐसे जो ग्रुप होंगे कोशिकाओं के या सिर्फ कोशिकाएं या अंग, वे सभी ग्रंथि कहलाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, यहां पर लिखना कोशिकाएं, कोशिकाएं या कोशिकाओं के समूह या ऊतक। सबसे बड़ा शब्द क्या आ जाएगा? या ऊतक अथवा अंग, अथवा अंग। यदि किसी रसायन का श्रावण करते हैं ग्रंथ कहलाते हैं। ग्रंथ कहलाते हैं, कहलाते। ये तो हुई एक सामान्य बात। ठीक है, अब एक बात समझना, इसी आधार पर ग्रंथियां दो प्रकार की है, ग्रंथियां तीन प्रकार की है। ग्रंथि तीन प्रकार की होती, तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी है? नंबर एक पर आ जाएगा बहिस्रावी ग्रंथि। ठीक है, और नंबर दो पर आएगी अंतःस्रावी ग्रंथियां, और नंबर तीन पर आएगा मिश्रित ग्रंथियां। मिश्रित, ठीक है। किसको कहेंगे बहिस्रावी ग्रंथि? समझिएगा, वे ग्रंथियां जिनका श्रावण का श्रावण का सीधे किसी नलिका के द्वारा अंग में आता है। जी हाँ, आता है।
बहिस्रावी, बहिस्रावी अथवा नलिका कहलाती। ठीक है, उदाहरण के लिए ध्यान दीजिएगा, उदाहरण के लिए यकृत, स्वेद ग्रंथियां, तैल ग्रंथियां, और आ जाइए अश्रु ग्रंथियां, और अगर हम बात करें यकृत, श्वेद और दुग्ध ग्रंथियां, दुग्ध ग्रंथियां, छोटी आंत की, छोटी आंत की ब्रूनर्स ग्रंथि, ठीक है। अब यकृत देखिए क्या करता है, यकृत किसका सिक्रीशन करता है, ये किसका श्रावण करता है, पित्त का, है कि नहीं। स्वाद किसका, पसीने का। तेल किसका, तैल का ही करता है। अश्रु आंसुओं का। दुग्ध दूध का, है ना। छोटी आंत की ब्रूनर्स पाचक एंजाइम्स, पाचक एंजाइम। तो ये जितनी भी हैं इनका सबका जो सिक्रीशन है देखो वो क्या होता है, वो सीधे अंग में आता है। जैसे यकृत का जो कुछ भी सिक्रीशन है वो छोटी आंत में आता है ना। स्वेद ग्रंथियां होती है, पसीने की जरूरत त्वचा के बाहर आती है। तैल ग्रंथियां भी त्वचा के ऊपर आती हैं। इनका सिक्रीशन रक्त में नहीं जाता और इनमें चूंकि नलिका होती है इसलिए नलिका ग्रंथियां कहलाती। अब यकृत आप जानते हो, ये रहा हमारा पेट, यहीं पर देखो ये लीवर है, यानी कि यकृत। इसका सिक्रीशन यहां छोटी आंत में आता है। लैक्राइमल ग्लैंड्स हमारी होती हैं, उनका सिक्रीशन क्या होता है, सीधे आंखों में आता है। सलेवरी ग्लैंड यहां लिख लेना, हाँ लार ग्रंथि, ये नहीं लिखा मैंने। लार ग्रंथि काहे का श्रावण करती है, लार। कहाँ आता है, मुख में, है कि नहीं। तो ये सारी चीजों का जो श्रावण है वो सीधे सीधे अंगों में आता है और चूंकि बाहर आता है इसलिए बहिस्रावी। इनको नलिका ग्रंथियां भी कहा जाता है क्योंकि डक्ट लगी। अब बात करते हैं आगे, वे ग्रंथि जिनका श्रावण
अंगों में न जाकर, अंगों में न जाकर, जिनका श्रावण अंगों में न जाकर, न जाकर सीधे रक्त में जाता है। कहाँ जाता है? रक्त में जाता है भाई। तथा ये नलिका विहीन, नलिका विहीन ग्रंथियां ही है। ये ध्यान रखें। ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और लिख लो। इनके द्वारा के द्वारा स्रावित, इनके द्वारा स्रावित, इनके द्वारा स्रावित पदार्थ को, पदार्थ को हार्मोन कहते हैं। कहते हैं, ये ध्यान रखो। रासायनिक दृष्टि से हार्मोन वसा, प्रोटीन आदि के बने होते हैं। बने होते। ठीक। मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण देखिए, कुछ महत्वपूर्ण मैं आपको जो ग्रंथियां हैं अंतःस्रावी उनका बताता हूं। देखिए, यहां पर ब्रेन के ठीक नीचे एक दाने जैसी रचना होती है और एक होती है यहां पर श्वास नली के ठीक ऊपर। ये और एक इस हार्ट के आगे मौजूद रहती है और एक ये किडनी के ऊपर है। पुरुषों के जो टेस्टिस होते हैं इनको गोनेट्स कहते हैं और महिलाओं में जो होती ओवरी, है ना, ये क्या है? ओवरी। ये क्या है? टेस्टिस। ये भी हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं, सावण करते हैं, अतः इनको भी अंतःस्रावी ग्रंथि माना जाता है। ये यहां जो आप देख रहे हैं ये ये एड्रिनल, एड्रिनल ग्रंथि, ये थाइमस ग्रंथि, ये यहां पर इसी पर जो है चार और ऐसे लगे होते बिंदु जैसे। तो पहले समझो, ये है थायराइड, थायराइड,
और ये गुलाबी कलर की पैराथायराइड। ये है पीयूष ग्रंथि। आपने देख लिया हर एक ग्रंथि की लोकेशन कौन सी कहां पर है, खूब समझ लो। अब हम एक एक ग्रंथि के बारे में बात करेंगे और उसके कार्यों को बताएंगे। नंबर 1, पीयूष ग्रंथि। देखिए, या शरीर की या शरीर या शरीर की या शरीर की या शरीर मास्टर ग्रंथि कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि क्योंकि यह शरीर की अन्य 10वीं ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन के श्रावण का नियंत्रण करती। बात क्लियर? आगे चलो और देखो, और पॉइंट देखो। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, और एक पॉइंट। यह भार में लगभग 0.6 ग्राम की। यह शरीर में महत्वपूर्ण 8 हार्मोन का श्रावण करती है। यह मस्तिष्क के आधार भाग में मटर के दाने के आकार की द्विपालित ग्रंथि है। कुछ समझ में आ रहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण। ऐसे बाइलोब्ड, पश्च लोब, अग्र लोब, इनसे अलग हार्मोन स्रावित होते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन नंबर 1 और 1 तो ट्रॉपिक
ध्यान दीजिए, इसे वृद्धि प्रेरक, से वृद्धि प्रेरक हार्मोन भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके अधिक श्रावण से भीमकायता हो जाती। मतलब जिन लोगों के शरीर बहुत लंबे हो जाते हैं, पीठ में कुबड़ निकल आता है, शरीर आगे झुक जाता है, ये भीमकायता का रोग है। हार्मोन के डिसबैलेंस होने, अधिक श्रावण हो जाए, किस हार्मोन का? सोमेटोट्रोपिक। किससे स्रावित हो रहा है? पीयूष ग्रंथि से। अगला पॉइंट, इसके अल्प श्रावण, बौनापन हो जाता। याद रखिए, अगर शरीर की लंबाई बहुत नहीं बढ़ी, बहुत कम रह गई, तो वो भी इसी की वजह, ये ध्यान रखिए। अब आगे चल, नंबर 2, थायराइड प्रेरक हार्मोन, ये याद रखिए। यह थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित श्रावण नियंत्रण। बताइए, यह थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के श्रावण का नियंत्रण करता है। आगे चले, नंबर 3, एड्रेनोकॉर्टिकोप्रेरक हार्मोन। यह हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड या ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग द्वारा स्रावित हार्मोन का है। ठीक है, फोर्थ वन आ जाए। चौथा है हमारा, जिसको हम बोलते हैं जनद
प्रेरक हार्मोन, ये ध्यान दीजिए। यह जनद द्वारा स्रावित हार्मोन को प्रेरित करता है। एक बात। दूसरा, यह हार्मोन पुरुष व महिलाओं में प्यूबर्टी अर्थात वयस्कता के गुण लाता है। अर्थात पुरुषों के वृषणों में, टेस्टिस वृषणों में शुक्राणुओं व महिलाओं के अंडाशयों में अंडाणु का बनना प्रेरित करता है। कौन? जनद प्रेरक हार्मोन। नंबर 5, मिलेनो हार्मोन। ये हार्मोन त्वचा पर तिल, चकत्ते व मिलेनिन पदार्थ मात्रा बढ़ाता, पक्षियों में यह उनके पंखों को चमकीला है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। जो मेलेनिन है हम लोगों में तो ब्लैकनेस लाता है, हालांकि वैसे ब्लैकनेस या मेलेनिन जो प्रेजेंट होता है स्किन में, त्वचा में, वो अल्ट्रा वायलेट जो किरणें हैं उनसे हमको प्रोटेक्ट करता है। नहीं तो उनकी मेलेनिन की अनुपस्थिति में स्किन के रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। अच्छा भी है, लेकिन ये जो तिल आते हैं ये भी मेलेनिन की वजह से आते हैं। पक्षियों के जो सुंदर पंख या चमकीले पंख हैं वो भी इसी मेलेनो प्रेरक हार्मोन की वजह से आते हैं।
छठा है जिसको बोलते दुग्ध प्रेरक। दुग्ध माताओं द्वारा शिशु जन्म के उपरांत उनके स्तनों में पाई जाने वाली दुग्ध ग्रंथियों में दुग्ध के द्रावण को प्रेरित करता। ठीक है, ओके। अगला है आप 7 नंबर, एक हार्मोन है जिसको बोलते हैं वैसोप्रेसिन। यह एक मूत्ररोधी अर्थात मूत्र में जाने वाले अधिकांश जल की मात्रा का नियंत्रण करता। एक पॉइंट। दूसरा, इसके अल्प श्रावण डायबिटीज इंसिपिडस रोग हो जाता है। बात समझ रहे? ये कैसा है? ये जो जब यूरिनेशन होता है यानी कि मूत्र का निर्माण होता है, मूत्र के निर्माण के साथ जब रक्त का जो फिल्ट्रेशन है वो किडनी में हो जाता है, तो वहां पर क्या होता है, बहुत ज्यादा पानी भी फिल्टर। अब ज्यादा पानी अगर मूत्र के साथ चला जाएगा तो शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। तो जो अनावश्यक पानी है जो नहीं जाना चाहिए, क्या तुरंत निस्यंदन कर लेता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, करवाता है। अब आ जाइए 8 नंबर, ऑक्सीटोसिन। यह हार्मोन शिशु जन्म के समय, यह हार्मोन शिशु जन्म के समय गर्भाशय की दीवार में संकुचन पैदा कर
ठीक है, संकुचन पैदा करता है। अतः इसे अतः इसे अतः इसे प्रसव प्रेरक हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, अतः इसे प्रसव प्रेरक हार्मोन भी कहा जाता है। अब नंबर 2 पर आती है हमारी, और 2 पर हाई ग्रंथि, इसे अवटु ग्रंथि भी, अवटु बहुत महत्वपूर्ण। देखिए, यह ग्रंथि थायरॉक्सिन नामक हार्मोन बहुत ध्यान समझना, यह ग्रंथि थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का श्रावण करती है। एक बात, दूसरा पॉइंट, थायरॉक्सिन के निर्माण के लिए आयोडीन आयोडीन प्रमुख तत्व है। ठीक, अतः आयोडीन की कमी होने पर इस ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है, जिसे घेंघा रोग कहते हैं। कहते हैं, ठीक है, और समझो, थायरॉक्सिन की कमी से क्रिटिनिज्म क्रिटिनिज्म रोग हो जाता रोग हो जाता है। अब इस क्रिटिनिज्म क्या होता है कि एक 40 वर्ष तक का जो व्यक्ति है वह भी बच्चे जैसा दिखाई देता, तो शारीरिक उसका विकास नहीं, क्योंकि थायरॉक्सिन हार्मोन का जो प्रमुख कार्य वह क्या, शोषण, जो कोशिकीय शोषण होता है उसकी दर को बढ़िया रखना है ना, जो हृदय गति है उसकी गति को लगातार बनाए रखना, जो वसा, प्रोटीन और जो कार्बोहाइड्रेट है इसकी उपापचय को बनाए रखना। ठीक है, यह हार्मोन वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के उपापचय को
बनाए रखता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और देखिए, इस हार्मोन के अधिक से ऑप्थेल्मिक क्वाइटर रोग हो जाता है। ठीक है, ये क्या था? पूरा पूरा रोल किसका था? थायराइड ग्रंथि का। अब नंबर 3 पे आते हैं। पैरा थायराइड। यह यह दो महत्वपूर्ण हार्मोन का श्रावण करती है। नंबर 1, देखिए दोनों लिख रहा हूं। नंबर 1, पैरा थायराइड हार्मोन, और नंबर 2, कैल्सीटोनिन। देखिए, यह हार्मोन शरीर में तब स्रावित होता है जब कैल्शियम की कमी होती, तब यह बड़ी हड्डियों को, बड़ी हड्डियों के अतिरिक्त भाग को गलाकर रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ाता है। एक पॉइंट। वहीं पर जो कैल्सीटोनिन है, यह हार्मोन पैराथायराइड हार्मोन के विपरीत कार्य करता, अर्थात यह रक्त में
कैल्शियम की मात्रा को घटाता है। मेरी बात बहुत ध्यान से, एक तरफ एक हार्मोन, जब शरीर में कैल्शियम की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई, तो बड़ी हड्डियां जो होती है ना, बड़ी हड्डियों के जो अतिरिक्त भाग होते हैं उनको डिग्रेड कर देता है, क्योंकि हड्डियां कैल्शियम फास्फोरस की बनी होती हैं। तो रक्त में क्या होता है, कैल्शियम की मात्रा जो है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। वहीं पर मान लो ज्यादा हो गया रक्त में कैल्शियम, तो कम करने के लिए फिर ये स्रावित होता है। ये क्या करता है, ये जो हड्डियों के जो इस तरीके से घटाने की क्रिया है उसको बंद कर देता है, और धीरे धीरे रक्त में क्या है, कैल्शियम की जो कमी है वो कम हो जाती है, कैल्शियम की जो मात्रा है वो कम हो जाती है। नंबर 4 पे आ जाए, पैरा थाइमस ग्रंथि, बड़ी महत्वपूर्ण। देखिएगा इसके बारे में, यह ग्रंथि शिशु अवस्था में परिपक्व होती है, लेकिन जैसे जैसे वयस्क वयस्क अवस्था आती है, यह वयस्क अवस्था आती है, यह लुप्त होने लगती है, लुप्त होने लग क्यों होने लगती है, बड़ा कारण है इसका। देखिए यहां देखेंगे तो समझ जाएंगे। यह ग्रंथि, यह ग्रंथि गर्भावस्था में, या कह सकते हो भ्रूणावस्था में, भ्रूणावस्था में शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र का कार्य करती, अर्थात एंटीबॉडीज, है ना, अर्थात प्रति जैविक प्रतिजैविक का निर्माण कर कर शरीर की जीवाणुओं से रक्षा की है। पहले समझो, यह काम है। और चूंकि जब वयस्क होने लगता है व्यक्ति, तो ये जो एंटीबॉडीज को जन्म देने का या उत्पादन करने का काम क्या होता है, बड़ी हड्डियां ले लेती, वहां से डब्ल्यूबीसीज बनने लगती, डब्ल्यूबीसीज एंटीबॉडीज बनाती हैं। तो नतीजा ये निकलता है, चूंकि इसका कार्य नहीं रह जाता वयस्कों में, इसलिए ये धीरे धीरे, या मैंने कहा बताया आपको, या सीने के ठीक आगे की ओर। बात क्लियर। यह यह निम्न हार्मोन स्रावित कर,
नंबर 1, थायमीन। नंबर 2, थाइमोसिन 1। नंबर 3, थाइमोसिन 2। क्लियर है? खूब देख लीजिए एक एक पॉइंट को, समझ लीजिए। प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करना, प्रतिजैविक का निर्माण करना, शिशु अवस्था में परिपक्व होती है, वयस्क अवस्था में आते आते लुप्त हो जाती है। एक एक पॉइंट लिखवाता हूं मैं जो आपके नोट्स बनाने में सहायक हो। नंबर 5, नंबर 5 पे आ जाओ। आदिवृक्क बोलते हैं एड्रिनल, 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 इसको अधिवृक्क भी, अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, चलिए। यह ग्रंथि वृक्कों यानी कि किडनी, वृक्क, गुर्दा के ठीक ऊपर, ठीक ऊपर टोपी के आकार की पाई जाती। ठीक है, इसका ऊपरी अथवा बाहरी बाहरी भाग कॉर्टेक्स व आंतरिक भाग मेडुला कहलाता। ठीक है, ये लीजिए। कॉर्टेक्स भाग से स्रावित हार्मोन, पहले इनको जानो कौन कौन से हैं। एक है, एक का नाम है, नंबर 1, मिनरेलो कॉर्टिकॉइड। नंबर 2, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। नाम पहचानो एक एक। यह शरीर के खनिज तत्वों का नियंत्रण कर उपापचयी क्रियाओं का नियमन करता है। ठीक है,
देखिए, मिनरल्स जितने होते हैं शरीर के अंदर, खनिज तत्व, इनका बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इनका अगर डिस्टरबेंस हो जाता है तो व्यक्ति के अंदर घबराहट, चिंता बढ़ना और हृदय की गति पर प्रभाव, ब्लड प्रेशर पे जो है, ये सारी दिक्कतें आने लगती हैं। इसका नियंत्रण बहुत जरूरी है। कौन करता है? मिनरेलो कार्टिकोइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को पढ़ लीजिए। यह वसा, प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट्स की उपापचय का नियंत्रण करता है। समझो पहले बात को, कितना महत्वपूर्ण है। सोचिए, कहां पर है? किडनी पर। कर क्या रहा है? वसा का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, इन महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की उपापचय का मतलब होता है जब ये हमारे शरीर में पच करके जाते हैं, इनकी बढ़िया जो है उपापचयी क्रियाएं हो सके, इनसे जो इनका रोल है शरीर के अंदर वह हो सके, उनका नियंत्रण ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। समझ रहे हैं? तीसरा, नंबर 3, लिंग हार्मोन। यह महिलाओं में प्रोजेस्टेरॉन व पुरुषों में एंड्रोजन हार्मोन का श्रावण करता है। ये हार्मोन पुरुष व महिलाओं में वयस्कता आता है। ठीक, अब आते हैं बी पर। आ गए बी पर। क्या था? मेडुला भाग से हार्मोन। दो बड़े महत्वपूर्ण हार्मोन स्रावित होते हैं। एक का नाम है नंबर 1, जिसको हम लोग बोलते हैं एड्रेनलिन। एड्रेनलिन बहुत महत्वपूर्ण। इसे इसे संकट मोचक हार्मोन भी कहते हैं, अथवा लड़ो व उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। ही कहते हैं। ये आप ध्यान रखिए। कारण ये है, ये क्या होता है? आपातकालीन स्थिति, जैसे कोई व्यक्ति फंस जाता है, डर जाता है, भय आ जाता है या कोई डरा दे, तो उस समय यह तुरंत रक्त में स्रावित होकर के हृदय की धड़कन को बढ़ा देता है, जिससे शरीर में क्या होता है? रक्त का संचार बढ़ जाता है, कोशिकाओं में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है,
तो व्यक्ति को सोचने और समझने की शक्ति मिलती है, जिससे वह निर्णय ले सकता है कि मुझे रुकना चाहिए या जाना चाहिए। इसीलिए इसको संकट मोचक या लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। दूसरा है नॉर एड्रेनलिन। देखिए, यह रक्त दाब का व हृदय गति का नियंत्रण करता है। ठीक है, चले आगे। अब आते हैं, पीयूष ग्रंथि हो गई, थायराइड, पैराथायराइड, पीयूष ग्रंथि, फिर थायराइड, पैराथायराइड, बस एड्रिनल। अब आते हैं छठे नंबर पे, जनद। जनद में भी अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन है। देखिए, तीन हार्मोन, तीनों के नंबर एक, इसको बोलते हैं हम लोग एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन। दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। और तीसरा है रिलैक्सिन। खूब समझिए ध्यान से। यह हार्मोन महिलाओं के मासिक धर्म का नियंत्रण करता है। ठीक। दूसरी चीज, प्रोजेस्टेरॉन जो है, यह गर्भ धारण वाला हार्मोन कहलाता, क्योंकि क्योंकि यह गर्भ धारण के पश्चात मासिक धर्म को रोक देता है। रोक देता। ठीक है। अब जरा रिलैक्सिन का रोल देखिए। शिशु जन्म के समय, शिशु जन्म के समय, जन्म के यह यह कटी क्षेत्र की हड्डियों में विस्तार लाता है, जिससे शिशु जन्म में शिशु जन्म में सहायता मिले।
ये तीन महत्वपूर्ण एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और प्रोलैक्टिन किसके द्वारा साबित हो रहे हैं? जो कि अंडाशय से स्रावित होते हैं। अब हम बात करते हैं वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन। ये याद रखें। पुरुषों में पुरुषों में पुरुषों में प्रश्नों प्रश्नों की कोशिकाओं द्वारा टेस्टोस्टेरॉन टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन स्रावित होता, जो शरीर में उत्तेजना व उत्साह पैदा करता। ठीक, अंत में समझिएगा, जो एक मिश्रित ग्रंथि बताई थी मैंने, अग्न्याशय। अग्न्याशय अग्न्याशय द्वारा स्रावित हार्मोन। तो लिखिएगा, पहला पॉइंट, अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि। पहली बात, इसमें पाई जाने वाली लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं द्वारा महत्वपूर्ण हार्मोन स्रावित होते हैं। ठीक है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं में द्वीप द्वीपिकाओं में तीन प्रमुख कोशिकाएं पाई जाती। ठीक है, नंबर एक, अल्फा कोशिकाएं
नंबर 2, बीटा कोशिकाएं। नंबर 3, गामा कोश। बहुत ध्यान से देखो, जो अल्फा कोशिकाएं हैं ये ग्लूकेगॉन का स्रावण करते, इस हार्मोन का, ग्लूकेगॉन का। बीटा कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन का स्रावण करती, और जो गामा कोशिकाएं हैं वो सोमैटो स्टैटिन हार्मोन का स्रावण करती। ये सारे बड़े महत्वपूर्ण हार्मोन है, ग्लूकेगॉन, इंसुलिन और सोमैटो। क्या करती है सुनिएगा, ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का नियंत्रण कर। इंसुलिन क्या करता है सुनिए, इंसुलिन रक्त के अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। इसमें बदलता बेटा, रक्त के अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता। ठीक, अगर इंसुलिन का अल्प श्रावण हो जाए, अल्प श्रावण, अल्प श्रावण, बहुत ध्यान देखना, अगर अल्प श्रावण हो गया तो क्या हो जाएगा, डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज मेलिटस, इसी को डायबिटीज कहते हैं। बात समझ रहे हैं? और अगर अतिश्रावण हो जाए, अतिश्रावण, तो हो जाता हाइपोग्लिसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया बड़े महत्वपूर्ण ये दोनों हैं, है कि नहीं? अब सोमेटोस्टेटिन क्या करता है ये भी समझ लो। यह स्वांगीकरण की दर का नियंत्रण करता है। आप सोच रहे होगे सर जी ये स्वांगीकरण क्या चीज है? देखिए, जो कुछ भी भोजन लिया, भोजन में जितने पोषक तत्व हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट का पाचन हुआ, रक्त में चले गए। रक्त में जाने के बाद ये जब कोशिकाओं के पास जाते हैं, क्योंकि इनका असली रोल तो कोशिकाओं के अंदर जाकर के ही होगा ना, तो इन तत्वों का कोशिकाओं के द्वारा अवशोषण करना ही क्या कहलाता है, स्वांगीकरण। और ये अगर प्रक्रिया धीमी हो गई तो व्यक्ति बहुत डल रहेगा, उसके बहुत अंगों पर प्रभाव पड़ेगा। इतना महत्वपूर्ण हमारा हार्मोन, एक एक हार्मोन को मैंने बहुत ही विस्तार पूर्वक आपसे चर्चा की। आप सभी लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, और किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिएगा। कम से कम आप सब लोग देखते हैं तो पूरा देखने के बाद अगर आपको कोई फीडबैक देना हो
वो जरूर दीजिए ताकि मैं उसको और इम्प्रूव करके आपके सामने लाऊं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।